चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हम्बल स्टडी वन में। आज हम आप लोग लेकर आ गए हैं क्लास 12 का इतिहास का जो प्रथम चैप्टर है उसका टोटल क्वेश्चन आंसर। तो आपको यहाँ संक्षिप्त में बताते हैं, आप समझते चलिएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया जाए, हालांकि आपको दिख ही रहा होगा बट थोड़ा सा अब दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी का क्या स्रोत है। ध्यान समझिएगा। तो आपको समझाना चाहें कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी कराने वाले अनेक स्रोत उपलब्ध हैं। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो जैसे विभिन्न नगरों की खुदाई से प्राप्त भवनों, गलियारों, बाजारों, स्नानघरों आदि अवशेष हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। इन अवशेषों से हड़प्पा संस्कृति के नगर निर्माण एवं नागरिक प्रबंध के विषय में भी पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। थोड़ा सा और आपको लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कला के विभिन्न नमूने जैसे मिट्टी के खिलौने, धातु की मूर्तियाँ, इसको थोड़ा सीधा, विशेषकर नाचती हुई लड़की की तांबे की प्रतिमा आदि से हड़प्पा के लोगों एवं कला की कारीगरी का पर्याप्त प्रकाश मिलता है। वहाँ की मोहरें जो सेलखड़ी नामक पत्थरों से बनी हुई थी, जो अपने ही हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। इससे हड़प्पा संस्कृति से संबंधित लोगों के धर्म, पशु पक्षियों, पेड़ पौधे, लिपि की उपस्थिति अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा लोग पढ़े लिखे थे। इस लिपि के पढ़े जाने के बाद उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप इसको संक्षिप्त में कहें तो बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए क्वेश्चन, आप पहले देखिए क्वेश्चन को। हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी का क्या स्रोत है, तो लिख सकते हैं हड़प्पा संस्कृति व जानकारी का अनेक स्रोत है। जैसे आप यहाँ पे बता दिए आपको कि वहाँ के गलियारों, बाजारों, स्नानघरों आदि अवशेष से हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। इन अवशेषों से हड़प्पा नगर का जानकारी भी मिलता है। और वहाँ के कला नमूना में जैसे मिट्टी के खिलौने, धातु की मूर्तियाँ, विशेषकर नाचती हुई लड़की, तांबे की प्रतिमा जो मूर्ति थी आदि से हड़प्पा लोग के कारीगरी का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। यहाँ से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको हम बताने को होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें। वहाँ के लोग किस धर्म में विश्वास रखते थे। तो हड़प्पा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले पहले, हड़प्पा से पहले यहाँ हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित थी। सबसे पहले हड़प्पा के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। एक नंबर याद हो गया। हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। दूसरा बड़ी विशेषता थी, पशुपति की पूजा प्रचलित थी। कुबड़ वाला बैल पूजनीय था। पशुपति की पूजा यानी कुबड़ वाला बैल, पशुपति की पूजा मतलब कुबड़ वाला बैल पूजनीय था। आपको उसका पीपल के वृक्ष की पूजा होती थी। नाग पूजा, स्वाशासिक यानी सूर्य पूजा, अग्नि पूजा भी संकेत मिलते हैं। वहाँ का जो अवशेष था, अवशेष से पता चला कि वहाँ के लोग मातृ पूजा करते थे। पशुपति की पूजा भी प्रचलित था। कुबड़ वाला बैल भी पूजनीय था। पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। नाग पूजा, स्वाशास्तिक, सूर्य पूजा, अग्नि पूजा भी करते थे। वेदों से जानकारी मिलती है। आपको यहाँ बात करेंगे कि एक मूर्ति में एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। संभवतः कि हड़प्पावासी धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर कि वे लोग मतलब पूजा में काफ़ी धार्मिक विश्वास था उन लोगों को। और यहाँ तक कि मिट्टी के देवता यानी कौन सी बोला था, धरती माँ की भी पूजा करते थे। कौन? हड़प्पावासी। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं को धार्मिक प्रथाओं की विवेचना करें। हड़प्पावासी बहुवेदवादी और प्रकृति पूजक थे। मातृ देवी इनकी प्रमुख देवी थी। मिट्टी की बने अनेक मूर्तियां हैं जो मातृ देवी का प्रतीक है, बड़ी संख्या में मिली है। देवताओं में प्रधान पशुपति एवं आदि शिव थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर योगेश्वर मूर्ति के पशुपति महादेव माना गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंधुवासी नाग, कुबड़दार, साढ़, लिंग योनि, पीपल के वृक्ष का भी पूजा करते थे। जल पूजा, अग्नि पूजा, बलि प्रथा भी प्रचलित थी। बलि चढ़ाना समझते हैं, जैसे पशु वशु को हत्या करना, वहाँ जाकर बलि चढ़ाना।
मंदिरों और पुरोहितों में भी अस्तित्व नहीं था। मंदिर और पुरोहित का अस्तित्व उस समय नहीं था। यानी कुल मिलाकर बोला जाए तो प्राकृतिक चीज़ों में विश्वास करते थे और प्राकृतिक का पूजा पाठ भी करते थे। कौन? हड़प्पा वासी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डाले। हड़प्पा सभ्यता के विकास पर प्रकाश डाले। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभी सभ्यताओं में विशाल थी। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी प्राचीन सभी सभ्यताओं में क्या थी? विशाल थी। यह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी, पश्चिम में बलूचिस्तान, मकरान तट से लेकर पूर्व में आलमगीर जो उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। कुल मिलाकर यह सभ्यता पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 1200 किलोमीटर तक विस्तृत थी। तो आप यहाँ से यहाँ की जो नगर नियोजन था बहुत ही विकसित था। ये सब चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, मोहनजोदड़ो के स्नानघर के बारे में लिखिए। बहुत आपसे क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ प्राप्त हुआ? याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानघर के विषय में लिखिए। मोहनजोदड़ो में बना सार्वजनिक स्नानघर अपना विशेष महत्व रखता है। यह सिंधु घाटी के लोगों को कला एवं अद्वितीय नमूना है। ऐसा अनुमान है कि यह स्नानघर धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने के प्रयोग में लाया जाता था। यह तालाब इतना मजबूत बना हुआ था, इसकी दीवारें काफ़ी चौड़ी हुई थी जो पक्की ईंटों की विशेष प्रकार की सीमेंट की बनी हुई थी ताकि पानी अपने आप बाहर न निकल सके। तालाब यानी स्नानघर के नीचे उतरने के लिए बनी हुई मतलब सीढ़ी भी बनी हुई थी। पानी निकलने के लिए नाली का भी प्रबंध था। यानी हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ नाली का भी विकास हुआ था। जो हम लोग नाला बोलते हैं वहाँ नालियों का विकास था। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सिंधु घाटी वासियों का गृह स्थापत्य पर एक टिप्पणी लिखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता गृह स्थापत्य समझिए। मोहनजोदड़ो का निचला शहर, सिंधु घाटी सभ्यता यानी मोहनजोदड़ो दो हिस्सों में बटा था। एक ऊपरी शहर और दूसरा निचली शहर। एक ऊपरी शहर और दूसरा को निचली शहर। तो मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों को उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ कई आंगन कतारबद्ध से यहाँ कई आंगन एक ही आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन में खाना पकाना और कई कताई जैसे गतिविधियों का केंद्र था। खासतौर पर गर्म और शुष्क मौसम में यह अनेक रोचक पहलू द्वारा अपने एकांत को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल से बनी खिड़कियां नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग तो आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। मतलब आंगन से आप डायरेक्ट मुख्य द्वार से आंगन में नहीं घुस सकते थे। उसके लिए कोई खिड़की और दरवाज़ा भी डायरेक्टली नहीं था। घर के हर घर ईंटों के फर्श से बना अपना अपना स्नानघर होता था जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से खिड़की नालियाँ से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूरे तल छत पर जाने हेतु सीढ़ियाँ बनाए गए का अवशेष मिला है। कई आवासों पर कुएं थे जो अधिकांश एक कक्ष में बनाए गए थे। इतना लिख लीजिए तो आपका काम चल जाएगा। मोहनजोदड़ो विद्वानों का अनुमान था कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 थी। ये कई बार आता है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग कितनी थी? तो आपका जवाब सर मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 थी। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो क्या है जी? मोहनजोदड़ो के नियोजित शहरी केंद्र के रूप में प्रमुख विशेषताओं का लगभग 100 से 150 शब्दों में लिखिए। एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो संभवतः हड़प्पा सभ्यता में सबसे अनूठा पहली शहर केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही केंद्र मोहनजोदड़ो सूक्ष्मतम देखने में है। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। सबसे पहला खोजा गया हड़प्पा स्थल भी है। सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज कब हुई थी? 1922 में R.D. बनर्जी ने किया था। ये जानते होंगे आप। दूसरा, इसकी बस्ती दो भागों में विभाजित है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। पुरातत्वविदों ने इसे क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग को दीवार से घेरा गया है ताकि शहर को अलग दिखाया जा सके। निचला शहर को भी दीवार से घेराया गया। इसके अतिरिक्त कई भवनों में ऊंचे चबूतरे बनाया गया था। नींव का कार्य करते थे। यह अनुमान लगाया गया कि यदि श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता है तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवस हो, अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। आगे बात करते हैं। यहाँ से हो जाएगा, इसका काम चल जाएगा। यहाँ सब लिखिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत VVI क्वेश्चन है।
कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। VVI मतलब भाग भरोसे आएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः किसी भी जीव की वस्तुतः कार्बन और कार्बन 14 की मात्रा पाया जाता है। किसी भी जीवित वस्तु में कौन पाया जाता है? कार्बन 12 और कार्बन 14 पाया जाता है। मृत अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, किंतु कार्बन 14 निरंतर बल होने लगता है। अर्धवायु का काल लगभग 5568 प्लस 90 वर्ष का होता है, अर्थात इतने वर्षों में पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु के काल निर्धारण की गणना की जाती है। जिस प्रकार पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। इससे आधार पर प्राचीन सभ्यताओं की तिथि का निर्धारण किया जाता था। मतलब कार्बन 14 क्या है? एक तिथि निर्धारण की विधि है, आप बोल सकते हैं। अगला पॉइंट आप लोग पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं? भी आपका बहुत VVI क्वेश्चन है। पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं? इसको ज़रा सा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ऐसे कर देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना होगा। तो यहाँ पे आप इसको पहले थोड़ा सा बड़ा करते, स्मार्ट बोर्ड की तरह आप देख सकते हो गया। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? आप समझ सकते हैं पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? प्राचीन इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन अपना विशेष स्थान रखता है। पुरातत्व का मतलब होता है, इसके प्रमुख कारण यह है कि भारतीय ग्रंथों की संख्या काल सही जानकारी नहीं होने के कारण किसी भी काल को विशेष सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं होता है। साहित्यिक साधनों में लेखक दृष्टि, यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेखक की दृष्टिकोण भी सही प्रस्तुत करने में बाधक होता है। ग्रंथों को प्रतिलिपि को अपना इच्छानुसार प्राचीन प्रकरणों को छोड़कर नए अनेक प्रकरण जोड़ देते हैं, लेकिन पुरातात्विक सामग्री में इस प्रकार के हेरफेर की संभावना बहुत कम होता है। अतः पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय होता है। कौन स्रोत अधिक विश्वसनीय होता है? पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय होता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्या है? ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इतिहास लेखन में क्या कर रहा है जी? इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? ध्यान से देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन? तो आप यहाँ पे देखिए कि अभिलेख से तात्पर्य पाषाण है, धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे हुए अभिलेखों के, यहाँ पे इसको कहते हैं, ऐसे अंडरलाइन हो गया, खुदे हुए अभिलेखों, यहाँ से इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। खुदे हुए अभिलेखों से तत्कालीन राजाओं के समान उसका सामाजिक आर्थिक धार्मिक जीवन के जानकारी मिलती है। अशोक के पहले अभिलेख द्वारा उत्तम धर्म का प्रचार प्रसार, जब उसका बाद आपको प्रशासन आदि कार्यों के लिए किया गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सहज जानकारी प्राप्त करते इतिहास लेखन में अभिलेख का महत्व इससे भी अधिक स्पष्ट हो जाता है कि मात्र अभिलेख के आधार पर भंडाकार महोदय ने अशोक का इतिहास लिखने में सफल प्रयत्न किया है। करा कि सिर्फ अभिलेख के आधार पर ही अशोक का जो इतिहास लिखा गया है। चलिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आगे भी चलते हैं हम लोग। उत्तरा पथ से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन क्या है? उत्तरा पथ से आप क्या समझते हैं? बहुत विवेक क्वेश्चन है। उत्तरा पथ उस व्यापारिक मार्ग को कहते हैं जो मौर्य युग में उत्तर में बहुत प्रख्यात था। यह मार्ग तक्षशिला से प्रारंभ होकर पंजाब, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन आदि मार्गों से होता हुआ भारत के पश्चिमी तट पर ब्रह्म नामक स्थान पर समाप्त होता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देख लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहृत सिंचाई में साधनों का उल्लेख करें। तो हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः नहरें, कुएं, तालाब, जल संग्रह करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अफगानिस्तान में सौतुगुई नामक स्थल से हड़प्पा नहरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए कुओं की भांति इस्तेमाल किया जाता था। गुजरात के धौलावीरा नामक स्थान से तालाब मिला है, जो इसे कृषि की सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए तथा जल संग्रहण के लिए प्रयोग में लाया जाता था। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं हड़प्पा वासियों के सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। हड़प्पा वासियों के द्वारा सिंचाई में व्यवहृत करने वाले उल्लेख करें। यहाँ पर देख सकते हैं आपको। हम थोड़ा सा आराम से स्क्रॉल कर देते हैं। जिसको भी PDF चाहिए नंबर पर कमेंट करना, हम दे देंगे, ठीक है ना। सिंधु घाटी के लोग को नगर में रहने वाले थे। वे नगर के स्थापना बड़े बड़े कुशल थे। उन्हें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ अनेक नगरों का निर्माण किया। उनकी व्यवस्था को संबंध निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं उल्लेखित है, आप देख सकते हैं।
हड़प्पा संस्कृति के नगर विशेष योजना के अनुसार बनाए गए थे। इन लोगों को बिल्कुल भी सीधी सड़कों एवं गलियारों का निर्माण किया था ताकि डॉक्टर में चलने वाली वायु उन्हें अपने आप ही साफ कर दे। उनकी जल निकास की व्यवस्था बड़ी शानदार थी। नालियाँ बड़ी सरलता से साफ हो जाती थी। किसी भी भवन को सीमा के आगे नहीं बढ़ाने दिया जाता था और ना ही बर्तन पकाने वाली मिट्टी के को नगर के अंदर बनने दिया जाता था, अर्थात अनागृत निर्माण नहीं किया जाता था। आश्रम के बारे में आप क्या जानते हैं? क्वेश्चन है कि आश्रम के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ तक बताएंगे। फिर आगे की वीडियो में आश्रम के बारे में। वैदिक काल में प्रत्येक व्यक्ति आयु 100 वर्ष मानकर उसे 4 भागों में बांट दिया जाता था। इन आश्रमों में विभाजित था, देख सकते हैं यहाँ पे। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष की आयु, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष की आयु, वना आश्रम 50 से 75 वर्ष की आयु और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष की आयु। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, वैदिक संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो फिर अगली वीडियो में आपको पार्ट 2 में लेकर आएंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को कौन कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखिए इसको यहाँ पे कलर कैसे चेंज होता है इसका। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।